So today our lecture is about hypothesis. Previous we discussed two biological method, which is observation and recognition of biological problem. So next we come to the step which is called hypothesis. Possible answer to observation is called hypothesis. जब हम एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, या वो प्रॉब्लम जो है ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है या समवन एल्स उसको बताता है, तो फिर इस प्रॉब्लम पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है निकालते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइपोथेसिस पर कि हमने तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। अब हम इस सोल्यूशन को आंसर कैसे करेंगे, इस सोल्यूशन के लिए हम जो आंसर देंगे उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। कि ये जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है या हमारे पास जो ये डिजीज है, इसका जो प्रॉपर आंसर है, इस मसले का जो प्रॉपर केयर है, वो हमारे पास ये है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। पॉसिबल आंसर टू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसे हम पॉसिबल आंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस मसले का करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये पॉसिबल आंसर होगा। क्योंकि ये आंसर जो है ये करेक्ट भी हो सकता है और ये रॉन्ग भी हो सकता है। ये ठीक आंसर है या ये गलत आंसर है, इस हाइपोथेसिस पर फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो किस हद तक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। हम अपने ऑब्जर्वेशन पर जो हाइपोथेसिस जो पॉसिबल आंसर देते हैं, उस आंसर की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर हम वो आंसर देंगे और वो स्टेटमेंट देंगे। उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है conceptual clarity, consist of clearly defined and understandable concept। जो आंसर होगा वो हमारे पास बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिफाइन होगा और उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट को बयान किया होगा वो अंडरस्टैंडेबल होगा, हर किसी की समझ में आएगा। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एम्पिरिकल रिफरेंस बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन नॉट मॉरल जजमेंट। हमारा जो ये पॉसिबल स्टेटमेंट या पॉसिबल आंसर होगा ये हमारा ऑब्जर्वेशन की थ्रू ऑब्जर्वेशन के ऊपर होगा। जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की थी और इस पर हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसके ऊपर होगा। हम अपनी तरफ से एक अखलाकी जजमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम उस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, जो सोल्यूशन हमने फाइंड इट आउट किया था, हम उसके थ्रू एक पॉसिबल आंसर देंगे कि आया इस जो बीमारी है इसका इलाज या इसका जो हमारे पास काजिज है ये हो सकते हैं। तो ये हमेशा, इसे हम एम्पिरिकल रिफरेंस कहते हैं कि ये हमेशा जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पर होगा। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक नॉट जनरल। हमारा जो आंसर होगा ये स्पेसिफिक होगा। ये क्यों स्पेसिफिक होगा? कि ये ऑब्जर्वेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ये हम एक जनरल अपने तरफ से हम एक जनरल आंसर नहीं दे सकते कि हम खुद से एक आंसर दे दे। हम हमने जो सोल्यूशन और हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसकी स्टडी करने के बाद हम एक स्पेसिफिक आंसर देंगे, ये जनरल नहीं होगा। हमारी बुक में ये लिखा है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो आप वहां इसे करेक्ट करें, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा। ऑब्जेक्टिविटी, हमारा जो आंसर होगा उसकी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसका एक मकसद होगा और मकसद उसका ये होगा कि हमारी इस पॉसिबल आंसर पर जो आने वाले स्टेप में इस पर एक्सपेरिमेंट होगा, तो हमें अपनी उस ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखना चाहिए कि मेरी इस पॉसिबल आंसर पर ऑब्जेक्टिव्स पर हम एक्सपेरिमेंट होगा और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव होगा कि हमारा जो पॉसिबल हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है या नहीं। हेल्प इन डेटा कलेक्शन, और अगर हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव्स है तो ये हमारे पास डेटा कलेक्शन में भी हेल्प कर सकती है। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स है तो हम उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो उसमें भी ये हमारे पास हेल्प करती है। वेब जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। हमको एक ऐसा हाइपोथेसिस सेलेक्ट करना होगा, एक ऐसा आंसर सेलेक्ट करना होगा कि उसके लिए कुछ साइंटिफिक टेक्निक अवेलेबल है कि नहीं। आया मेरी जो ये आर्गुमेंट है ये साइंटिफिक बेस पर है या नहीं, या ऐसी टेक्निक है कि हम फिर मैं अपनी इस हाइपोथेसिस को अप्रूव करूं, इसे वैलिडेट करूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीमारी का
एक काज जो है ये हाइपोथेसिस में लिख रहा हूं कि ये बीमारी जो है ये बैक्टीरिया की वजह से है, तो मैं ये हाइपोथेसिस कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो है साइंटिफिक मेथड है, मेरे पास लेबोरेटरीज में मेथड है कि मैं उस ब्लड का सैंपल ले लूं और उसे चेक करूं कि इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो हमेशा हमें हाइपोथेसिस में इस तरह की आंसर्स को सेलेक्ट करना होता है ताकि फिर हम साइंटिफिक थ्रू उसे प्रूव करें। हम अपने आप से कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि फिर उसका हमारे पास एक एविडेंस और उसके हमारे पास एक लॉजिकल आंसर नहीं होगा। मेथड शुड बी अवेलेबल फॉर टेस्टिंग। ऐसे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए कि फिर हम उसके थ्रू अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। अगर एक्सपेरिमेंट करें, अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ और वो पास हुआ और वो सही जा रहा था तो ये हमारे पास थ्योरी बन जाती है। अगर ये टेस्टिंग के थ्रू हमारे पास ये हाइपोथेसिस जो आंसर हमने दिया था वो रॉन्ग साबित हुआ तो वो हाइपोथेसिस हमारा गलत होगा, हम एक न्यू हाइपोथेसिस पे आएंगे। रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। हमारा जो हाइपोथेसिस होगा, जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसके मुताबिक होगा, इससे हटकर हम एक हाइपोथेसिस नहीं दे सकते। इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिंपलिसिटी। हमारा जो हाइपोथेसिस जो होगा वो सिंपल होगा कि हर कोई इसे अंडरस्टैंड कर सके। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे, एज सिंपल एज वी कैन फॉर्मुलेटेड एंड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल टर्म्स। वो टर्म्स हम यूज करेंगे जो हर एक जो है एक स्टूडेंट, हर एक जो रिसर्चर है वो उसे अंडरस्टैंड करेगा और वो एक्सटेंडर लेवल पर होगा। Purposiveness must be formulated purposeful hypotheses which have relevance with biological problem। हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे उसका हमारे पास एक पर्पस होगा, मतलब ये एक ऐसा हाइपोथेसिस नहीं होगा कि इसका कोई भी पर्पस नहीं होगा और मजीद आगे उस पर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस होगा जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है हम स्टडी कर रहे हैं तो ये उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ रिलेवेंस मीन रिलेटेड होगा, ये उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा और उस प्रॉब्लम पर मजीद हम स्टडी करेंगे। इकोनॉमिकल हमारा जो हाइपोथेसिस है वो इकोनॉमिकल होगा। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा हाइपोथेसिस सेलेक्ट करेंगे जिसको आप फिर इकोनॉमिकल आप उसे सपोर्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर ऐसा हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है आपको माउंटेन्स में मिलेगी, या जिसकी इन्वेस्टिगेशन या जिस पर एक्सपेरिमेंट आपको एक और मुल्क में मिलेगा, या इसके एक्सपेरिमेंट पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आएगी, तो आप हमेशा एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करने के लिए अपनी इकोनॉमी को देखेंगे कि आया आपके पास इतना वेल्थ, आपके पास इतना दौलत है कि आप फिर अपनी हाइपोथेसिस पर रिसर्च करें, हर जगह जाए और डेटा कलेक्ट करें। तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करेंगे उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक भी होगा कि वो इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट जो है प्रोफाउंड इफेक्ट, हैविंग फ्यूचर इफेक्ट फॉर सोसाइटी। हमारा जो हाइपोथेसिस होगा उसके बहुत ज्यादा खुशगवार इफेक्ट होने चाहिए। हमें ऐसा हाइपोथेसिस नहीं सेलेक्ट करना चाहिए कि नेक्स्ट वो एक सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद साबित नहीं हो या इस पर हमारे पास रिसर्च ना हो सके। तो ऑलवेज आवर हाइपोथेसिस विल बी क्लियर एंड दैट विल हेल्प टू आवर सोसाइटी। हमारे पास जो टेंटेटिव आइडिया है इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो फिक्स नहीं होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो सर्टन नहीं होगा। मतलब इसका यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका हाइपोथेसिस जो है बिल्कुल दुरुस्त हो। मैंने पहले बताया कि ये एक प्रपोज स्टेटमेंट होगा कि आपने एक स्टेटमेंट को या एक आंसर को आपने दिया होगा एक प्रॉब्लम के लिए, तो ये आपका जो आंसर है ये रॉन्ग भी हो सकता है, इसमें चेंजेस भी आ सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, रॉन्ग भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता फ्लेक्सिबल, इसमें चेंजेस भी आ सकती है, ये सर्टन नहीं हो सकता, ये गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस जो है ये एक असम्पशन है, एक आंसर है और वो आंसर है जो हमारी नॉलेज बेस पर है। ये हाइपोथेसिस एग्जैक्ट, फिक्स और सर्टन तब होगा जब ये एक्सपेरिमेंट से गुजरेगा और एक्सपेरिमेंट जो है ये इसे प्रूव करेगा, तो उसके बाद ये हमारे पास थ्योरी बन जाती है। You can make more than one hypothesis for single problem। अगर आपके पास एक सिंगल प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एक से ज्यादा हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा हाइपोथेसिस फर्स्ट टाइम पर बना ली तो फिर जो हाइपोथेसिस गलत होगा वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक एक रिजेक्ट होगा और जो वैलिड हाइपोथेसिस होगा वो आगे जाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट के बाद वो थ्योरी बनेगी। We test it through experiment, but before it we do deductions। हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है
इसे टेस्ट करते हैं कि आया मेरा हाइपोथेसिस जो है ये सही है या गलत। लेकिन एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग में हमारे पास एक इंडक्टिव रीजनिंग है, एक डिडक्टिव रीजनिंग है। हम अपने माइंड को यूज करते हैं और एक मेंटली जजमेंट करते हैं, उस पर एक मुहासरा करते हैं, ताकि हमारा जो हाइपोथेसिस है इसकी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं और इसकी आउटकम क्या आ सकते हैं। इसके बाद मैं टू टाइप्स पढ़ूंगा कि हाइपोथेसिस जो है इसकी हमारे पास टू टाइप्स है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास हाइपोथेसिस की टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरे को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। वैसे हाइपोथेसिस की बहुत ज़्यादा टाइप्स है, लेकिन जो हमारे पास रिसर्च में यूज़ होते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं, तो ये दो है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA या H1C भी रिप्रेजेंट करते हैं। आल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। रिसर्च में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। और वर्किंग हाइपोथेसिस, इसको हम वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या है? हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट जो है उसमें जितनी भी वेरिएबल्स है उसकी दरमियान हमारे पास एक रिलेशनशिप जो है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप उसके अंदर मौजूद होगा, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर मैं कहूँ कि टीचर एप्रिसिएशन, अगर टीचर जो है ये एप्रिशिएट करती है एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो इस एप्रिसिएशन से स्टूडेंट्स की जो कारकिर्दगी है इसमें इजाफा होता है। ये हमारे पास टू वेरिएबल है। तो अगर आप देखें इस टू वेरिएबल में हमारे पास एक गुड एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप है। अगर टीचर एक स्टूडेंट की तारीफ करे तो उस तारीफ से स्टूडेंट्स जो है उसका परफॉर्मेंस जो है ये हमारे पास इन्हेंस हो जाता है। तो हम इसी तरह की वेरिएबल्स की थ्रू एक हाइपोथेसिस बनाएंगे ताकि हम एक कंक्लूजन तक पहुंचे। अगर ये चीज़ होता है तो इससे हमारा पास ये चीज़ मुमकिन है। इसी तरह इस हाइपोथेसिस में मैंने टू वेरिएबल्स को ड्रा किया। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और हम उसमें एक गुड रिलेशनशिप जो है उसमें को पॉइंट करते हैं और उसे लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है नो रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसको हम H0 से डिनोट करते हैं, H0 से। और इसमें हमारे पास जितनी वेरिएबल्स है उसकी अंदर हमारे पास जो है एक गुड रिलेशनशिप जो है ये नहीं होगा। ये हमारे पास भी रिसर्च में यूज होता है, लेकिन ये इतना फायदेमंद नहीं है जितना हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अगर आप देखें इफ स्टूडेंट वर्क हार्ड, अगर स्टूडेंट जो है ये बहुत ज्यादा वर्क करता है, दे डोंट सक्सेसफुल इन लाइफ, तो वो लाइफ में कामयाब नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम इस पर भी रिसर्च करेंगे। तो इसकी मीनिंग ये है अगर हमारे पास एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव बनाएंगे और कुछ अल्टरनेटिव ऐसे होंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो वो हाइपोथेसिस हमारा सही जाएगा। हम इसी तरह भी एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि नहीं इस अल्टरनेटिव से ये काम नहीं हो सकता, तो फिर उस हाइपोथेसिस को भी हम आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस पर जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बाज़ औक़ात फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर एक बीमारी है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया इसकी काज है, तो एक हाइपोथेसिस हम ऐसी बनाएंगे कि नहीं बैक्टीरिया इसका काज नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे और एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। इसी तरह हम बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस जो है एक प्रॉब्लम के लिए आंसर के थ्रू यूज़ करते हैं और फिर वो हाइपोथेसिस जो है इसको हम आगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ले जाते हैं और फिर अगर वो एक्सपेरिमेंट उस पर कामयाब हो जाता है तो ये हमारे पास थ्योरी बन जाती है। अगर एक्सपेरिमेंट इस पर कामयाब नहीं हुआ तो हम अगेन दोबारा इस हाइपोथेसिस की स्टेप पर आएंगे और एक नया हाइपोथेसिस जो है वो बनाएंगे और फिर इसी तरह
उस पर हम रिसर्च करेंगे। तो ये था हमारा जो हाइपोथेसिस, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा। इन सारे स्टेप्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू फिर अप्लाई करेंगे मलेरिया पर, और जो मलेरिया में जितनी प्रॉब्लम्स हमने इन्वेस्टिगेट की है उन सारों पर हम ये बायोलॉजी की 6 मेथड जो है ये अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल इस पे करेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रीजनिंग क्या है, और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट जो है वो भी ले सकते हैं।